जहां एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए जनता की दीवानगी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहां दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का करंट महाराष्ट्र में बीजेपी की हालात खराब करके रखती है। बिहार में ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव की मोदी के खिलाफ जिस तरह का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से मोदी से दूरी बना के रख रहे हैं, उससे इतना साफ है कि 4 जून को कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग हर एक फेज की वोटिंग की पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मोदी के आगे ये चार दिग्गज खड़े हैं और साथ में 3 राज्य है। मोदी के लिए बड़ी चुनौती ये 3 राज्य बन चुका है। पहला उत्तर प्रदेश 80 सीटें यहां से आती है, दूसरा महाराष्ट्र 48 सीटें, तीसरा बिहार 40 सीटें। दोस्तों स्ट्राइक रेट देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 चुनाव में यहां पर जीती थी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 2019 में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए शिवसेना के साथ रह करके 41 सीटें जीती थी और बिहार में 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए बीजेपी और नीतीश की पार्टी लेकर के गई थी। लेकिन 24 का मामला जो है ना, वो गोलमोल घूम रहा है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें इतना साफ है कि इस बार ये 3 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात लॉबी को, शाह और मोदी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है ये 3 स्टेट। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रैली में भीड़ हो रही है, लेकिन मोदी, शाह या स्मृति ईरानी की रैली में नहीं। रैलियों में जिनके रैलियों में भीड़ हो रही है वो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। माना जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट को अगर देखें तो जनता जो है उत्तर प्रदेश में युवा नेता ढूंढ रही है और इस बार अखिलेश यादव प्लस राहुल गांधी प्लस प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 सीटों पर चुनाव है, लगभग 50% चुनाव जो है खत्म हो गया है। अब दोस्तों 2019 पर थोड़ा गौर करते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन किया था कि 80 में से 62 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई थी, एसपी के खाते में, समाजवादी पार्टी के खाते में जो है महज 5 सीटें और कांग्रेस जो है सिर्फ रायबरेली जीत पाई थी। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच लड़ाई जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की आला कमान है, यानी मोदी और शाह है, गुजरात लॉबी है, तो दूसरी तरफ जो है वो योगी आदित्यनाथ है। माना यह जा रहा है योगी आदित्यनाथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में गड्ढा खोद दी है और उस गड्ढे में कहीं ना कहीं शाह और नरेंद्र मोदी जो है गिर गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद 2019 का जो चुनाव है उसमें 2017 में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तब एक अलग क्रेज जो है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में देखा गया था। लेकिन 2017 में प्रचंड जीत के बाद विधानसभा चुनाव में 2019 में जब चुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई थी, जबकि 2014 के मुकाबले में सीटें घटी थी। लेकिन इस बार 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने कमाल किया है, इस तरह से विधानसभा में सपा ने सीटें जीती है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया था। और वही उसी का नतीजा जो है आज 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी शाह को भुगतना पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश में ये जो 3 राज्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी ना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, तीनों जगह पर बीजेपी की लड़ाई सिर्फ ऑपोजिशन के साथ नहीं है। बीजेपी की लड़ाई अपनी ही विचारधारा वाली पार्टियों के साथ है, अपने ही घटक दलों के साथ है। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसके साथ लड़ रही है? आला कमान, दिल्ली दरबार। किसके साथ लड़ रहे हैं? मोदी शाह।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ का गुट है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है और इनके साथ जो है आला कमान या गुजरात लॉबी की लड़ाई है। उसी हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 80 में से कम 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर हो सकता है। घटक दल जो है उत्तर प्रदेश में वो भी लाल आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो घटक दल है वो भी भारतीय जनता पार्टी को, वो पार्टी भी बीजेपी को लाल आंखें दिखा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 80 में से एक्सपर्ट्स का मानना है कि 80 में से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर खिसक सकती है। यानी 62 सीटें 2019 में जीती थी, तो कम से कम 10 से 12 सीटों का या 15 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो सकता है। अब बात दोस्तों करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही आपको बताया था, वानखेड़े जी ने बताया था कि सबसे ज्यादा अगर मुसीबत कोई राज्य दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई सिर्फ ऑपोजिशन के साथ नहीं है, बीजेपी की लड़ाई उस पार्टी के साथ है जिस पार्टी के साथ बीजेपी की विचारधारा जो है सबसे ज्यादा मेल खाती है, शिवसेना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इस बार जुदा है। जो उद्धव ठाकरे हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से जुदा है, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। उसका खामियाजा इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में भुगतनी है। मैं आपको बता देती हूं कि 48 में से 41 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी और इसमें से जो 23 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी 41 में से, और शिवसेना जो है 18 सीटें जीती थी। यानी आप समझ रहे हैं दोस्तों, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो 18 सीटें जीती थी और इस 18 सीटों के बल पर या उद्धव ठाकरे के लिए ही जो है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 23 सीटें जीती थी। यानी जिस उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 23 सीटें दिलाई, वो उद्धव ठाकरे इस बार भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी के मोदी और शाह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी जो महासंघ है, जो महाअघाड़ी संघ है, यानी कि शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। दोस्तों आपको छगन भुजबल का वो बयान याद होगा जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। उन्होंने क्या कहा था कि इस बार जनता में शरद पवार के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए एक अलग सिंपैथी काम कर रहा है। वो जिस तरह से, जिस इमोशन के साथ इस चुनाव को देख रहे हैं, इस बार की महाराष्ट्र की जनता इस बार चुनाव को जिस इमोशन के साथ देख रही है, जिस तरह से वो अजित पवार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, वो शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर जिस तरह का भरोसा जता रही है, वो बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है। और ये बात खुद बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र में कहते हुए छगन भुजबल नजर आए। यानी महाराष्ट्र का इस बार का जो आंकलन है वो पूरी तरह वो क्या है मैं आपको बताती हूं कि इस बार माना जा रहा है कि 48 में से बीजेपी जो है, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी का जो घटक दल है यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, अजित पवार की जो एनसीपी है, वो महज 2 सीटें जीत सकती है। यानी वहां से 2 सीटें और बीजेपी जो है महज 10 सीटें जीत सकती है। बीजेपी तो सिंगल डिजिट पर आ सकती है, 9-10 सीटें जीतेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी, वो इस बार महाराष्ट्र में 10 से 12 सीटें जीतेगी। बाकी जितनी भी सीटें हैं वो पूरी तरह से इंडिया अलायंस यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी को यहां पर बहुत बुरी तरीके से डेंट लगने जा रही है महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे की रैली में, आदित्य ठाकरे की रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, ठीक, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैलियों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की रैलियों में देखा जा रहा है, आदित्य ठाकरे की रैली में उस तरह की भीड़ उमड़ रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं बिहार की। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और बिहार में 40 में से 39 सीटें, क्लीन स्वीप, 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी दोस्तों। लेकिन इस बार फिर एक बार मामला पलट चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही मोदी के साथ है,
सामने दिखावे के लिए, लेकिन 4 जून को अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चला जाए तो उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया था बिहार विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी अब बिहार में आई है और यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उसे निपटाना ही बीजेपी का पहला मकसद है। दोस्तों, बीजेपी जो है 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी, एनडीए के खाते में गई थी। बीजेपी 17 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, एलजेपी जो है वो 6 सीटें, कांग्रेस महज 1 और आरजेडी खाता नहीं खोल पाई थी यहाँ पर। लेकिन इस बार इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर जेडीयू का सारा वोट जो है, पूरी वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं वो वोट जो है आरजेडी के खाते में पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुका है। 16 सीटें जेडीयू जीती थी और वो इस बार ट्रांसफर होके जो है आरजेडी के खाते में चला गया है। विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए दोस्तों, बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, उस दौरान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन पहला जो सबसे बड़ी पार्टी है, फर्स्ट बिग पार्टी जो है बिहार में, वो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव और तेजस्वी की पार्टी है। और तेजस्वी ने जिस तरह का प्रॉमिस उन्होंने किया था चुनाव से पहले कि अगर सरकार हमारी बनती है तो हम इतने लाख रोजगार देंगे, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। बिहार में तमाम सरकारी आप कह सकते हैं कि जॉब्स निकाले गए थे और बहुत लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिली भी है, जो एक अच्छी छवि जो है वो बिहार में तेजस्वी यादव के लिए जनता के मन में है। नीतीश कुमार ने जब उन्हें धोखा दिया तो वो वोट जो है पूरी तरह से आरजेडी की ओर ट्रांसफर हो चुका है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी झटका दे जाएगा। अब दोस्तों, मैं बात करती हूं, पूरा आंकलन अगर हम करें तो देखा जाएगा, राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश सीटें जो है 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, बिहार की 40 सीटें। 2019 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती थी 62 सीटें, महाराष्ट्र में जीती थी 41 सीटें, बिहार में 39 सीटें। लेकिन 2024 में क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 62 से 50 पर आ सकती है। 12 सीटों का नुकसान यहां पर एकदम साफ तौर पर दिख रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो सीधा 41 से 12 पर जो है खिसक जाएगी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि यहां पर जो है कम से कम 25 से अधिक सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी शायद अपना वजूद ही बचा पाएगी। यहां पर जेडीयू जो है पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए एनडीए के खाते में जो है 17 सीटें, मैक्स टू मैक्स 15 से 17 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जिस 168 सीटों में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने, मैं कहूंगी एनडीए ने 144 सीटें जीती थी, एनडीए के खाते में 144 सीटें गई थी। इस बार एनडीए 2024 में इन 3 राज्य में 80 से 82 सीटों पर सिमटता हुआ एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है। सिमटती हुई बीजेपी नजर आ रही है, गुजरात लॉबी नजर आ रही है। यानी ये जो अंतर है, 168 सीटों में से 144 एनडीए जो है 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार वो 80 से 82 सीटों तक पहुंच रही है, यानी 40 सीटों का कम से कम घाटा यहां पर है। ये कैसे पूरा करेगी बीजेपी, कैसे पूरा करेगी गुजरात लॉबी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो युवा नेताओं के सामने 75 साल के नरेंद्र मोदी क्या टिक पाएंगे, क्या तानाशाह टिक पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी आपके हिसाब से? क्या आप इन चारों के साथ हैं या आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? क्या आपको लगता है देश को अब एक युवा नेता की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर किया करेंगे, और साथ ही साथ आपसे मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें और थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, ताकि देश नीति इसी तरह से पड़ताल के साथ आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।